पादपों में जो हार्मोन वाला पोर्शन है वो अपन ने पूरा निपटा दिया है। हम बात कर रहे हैं कि जंतुओं में हार्मोन कौन से होते हैं और कहां कहां से निकलते हैं, राइट। इन सब के बारे में हम करने वाले हैं डिस्कशन, जो कि होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ठीक, इसको एक बार आप देख लो, बहुत मजा आएगा। हरिओम। चलिए, तो ऊपर से शुरुआत करते हैं। हमें कौन सी जो ग्रंथियां हैं उसको दिमाग के अंदर सेट रखना है, क्योंकि भैया इधर से ही तो आता है क्वेश्चन। बोलो यस सर। ठीक है, देखो सबसे ऊपर आपका होगा पिनियल ग्रंथि, राइट। यहां पर कौन सी ग्रंथि होगी, तो भैया पिनियल ग्रंथि होगी। कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी और उसका क्या काम होगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। पादपों के हार्मोन तो अपन ने जान लिए, ऑक्सिन होगा, साइटोकाइनिन होगा, जिब्रेलिन होगा। अब हम बात करते हैं जंतुओं में कौन से हार्मोन होते हैं, वो भी मुख्यतः मनुष्य में कौन से हार्मोन होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर है आपका हाइपोथैलेमस, फिर है आपका हाइपोथैलेमस जिसको आप कहते हो अधोचेतक, ठीक है। और है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, जो कि बेसिकली ध्यान से देखिएगा ये जो 3 ग्रंथियां हैं ये कहां पर पाई जा रही हैं, ये मस्तिष्क में पाई जा रही हैं। ये जो 3 ग्रंथियां हैं ये कहां पर पाई जा रही हैं, जिसमें आपका हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि है, ये तीनों ही आपकी पाई जा रही हैं कहां पर, तो भैया मस्तिष्क में। यहां तक की कहानी बिल्कुल सही है। थोड़ा हम नीचे आते हैं तो ध्यान देखिए, गले में जब हम बात करते हैं, कंठ में जब हम बात करते हैं, श्वास नली के आसपास जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले है औटू ग्रंथि। क्या है, तो भाई औटू ग्रंथि है, साथ में परावटु ग्रंथि है, राइट, और थाइमस ग्रंथि है। क्या है, तो यहां पर थाइमस ग्रंथि भी है, ठीक है। तो थायराइड है, और अच्छा इसके इंग्लिश वाली भी अपन देख लेंगे। थायराइड यानी कि आपकी औटू ग्रंथि हो गई, परावटु ग्रंथि हो गई और थाइमस ग्रंथि हो गई। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान से देखिएगा, 3 के जोड़े से अपने को याद रखना है, ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग और नीचे वाला भाग। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तो भैया ऊपर कौन से हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। नीचे की तरफ यानी बीच वाला जो भाग है उसमें भी औटू ग्रंथि, परावटु ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। और जब हम नीचे आते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अग्नाशय भी एक प्रकार की ग्रंथि है। हालांकि पाचन तंत्र में इसका बहुत काम होता है, इसके अंदर से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, पर साथ साथ में इसके अंदर से हार्मोन भी निकलते हैं। और कौन सा, तो अग्नाशय, और अग्नाशय के साथ में है अधिवृक्क ग्रंथि। आप जानते हो कि भी जो हमारे वृक्क होते हैं, राइट, जो किडनी होती है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, उसके ऊपर पाई जाती है एड्रेनलिन ग्लैंड। बात समझ में आ रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। बात समझ में आ रही है, जहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन। बात समझ में आई, बोलो यस सर। चलो, और यदि हम किसकी बात करें भैया, हम नर की यदि बात करें तो नर के लिए होता है वृषण, जहां से टेस्टोस्टेरोन टाइप के जो हार्मोन है वो निकलते हैं। वहीं के वहीं यदि हम मादा की बात करें तो पूरी कहानी सेम रहेगी, बस ध्यान रहेगा कि नर में वृषण यानी कि टेस्टोस्टेरोन निकलने वाली ग्रंथि होगी, और यदि हम मादा की बात करें तो यहां पर अंडाशय होगा। यहां पर क्या होगा, अंडाशय होगा, जो कि नियंत्रण और समन्वय में अपना रोल प्ले करता है। बात समझ में आ गई, तो कितनी है, तो कुल मिलाकर मुख्यतः 9 ग्रंथियां हैं जो अपने को दिमाग के अंदर फिट रखनी है। ये फिट हो गई, खेल खत्म। सबसे ऊपर, सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पिनियल, पीयूष, हाइपोथैलेमस। सबसे ऊपर क्या है, पिनियल है, पीयूष है, हाइपोथैलेमस है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। बहुत शानदार, ये कहानी है। साथ में हम बात करेंगे कि भैया बीच में कौन सी ग्रंथियां हैं, तो परावटु ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, औटू ग्रंथि है। बीच में कौन सी ग्रंथियां हैं, तो परावटु है, राइट, थाइमस है और औटू ग्रंथि है। नीचे की तरफ कॉमन ग्रंथियां हैं दोनों, अग्नाशय और अधिवृक्क, जो कि नर में भी होगी और मादा में भी होगी। वहीं के वहीं यदि हम बात करें वृषण और अंडाशय, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सबसे ऊपर 3, बीच में 3, नीचे की तरफ 3, कुल 9 ग्रंथियां जो हैं उसके बारे में अपने को होना चाहिए पता। अब जल्दी से एक काम करते हैं कि इन सबसे कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका क्या काम होता है, उसके बारे में भी हम जानकारी को दिमाग के अंदर फिट कर लेते हैं। बात समझ में आई। और जैसा कि आप जानते हो कि नियंत्रण और समन्वय का जो रासायनिक भाग है, राइट, वो किसके कारण होता है, इन ग्लैंड्स के कारण, जिनसे निकलते हैं अलग अलग प्रकार के हार्मोन। अब यदि हम बात करते हैं भैया कि कोई ऐसा है जिसकी हाइट बहुत कम है, बात समझ में आ रही है, मतलब ये कि कुछ लोग या तो बहुत छोटे होते हैं या कुछ लोग बहुत ज्यादा आपके जो हैं क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वृद्धि हार्मोन है, जो बहुत बौना है, उसके अंदर जो वृद्धि हार्मोन है वो बहुत कम बन रहा है।
जो बहुत लंबा है उसमें जो वृद्धि हार्मोन है वो बहुत ज्यादा बन रहा है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इसका मतलब क्या कि बौने जो होंगे उनमें वृद्धि हार्मोन कम बना होगा। तो ये वृद्धि हार्मोन निकलता कहां से? पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है? तो बड़े ध्यान से देखना। अरे बाबू रुको, पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है? तो ये लो, दिमाग में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो आगे बढ़ता है, ठीक है। देखो तो ध्यान से देखिएगा, यदि कुछ लोग बहुत बौने हैं या बहुत अधिक लंबे हैं तो पीयूष ग्रंथि जो है इससे होने वाला जो हार्मोन है वो एक वृद्धि हार्मोन है, राइट। यदि ये ज्यादा बन गया तो हाइट बहुत बढ़ जाएगी, यदि ये कम बना तो हाइट बहुत कम रह जाएगी। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बड़ी शानदार ये कहानी है, राइट। वृद्धि हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलेंगे यस सर। चलिए ठीक, तो देखिए ये पीयूषिका है जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ऐसे दो जो है आप ये कह सकते हो कि इस तरीके से दो ऐसे बॉल्स के शेप में ये रहती है। बात समझ में आ रही है? चलिए इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। शानदार बात। हाँ जी आ जाओ, खत्म करते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो भैया एक तरफ ग्रंथियां दी हुई है, एक तरफ स्त्राव दिया हुआ है, एक तरफ हार्मोन का कार्य दिया है। देखो बहुत ध्यान से इस पूरे टेबल को आपको देखना है, बहुत ध्यान से इस पूरे टेबल को आपको देखना है, क्योंकि यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। शानदार ये कहानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि की, जो कि हमारे खोपड़ी में पाया जाता है। कहां पर? खोपड़ी में, राइट। तो पीयूष ग्रंथि जो है इसका काम होता है वृद्धि हार्मोन को स्रावित करना और इसके कारण होती है वृद्धि और विकास के कार्यों का नियंत्रण। हम बात करेंगे यदि हाइपोथैलेमस की, जिसको हम लोग जो है अधोचेतक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मुक्त हार्मोन रिलीज करना। बात समझ में आ रही है? रिलीजिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है? मुक्त हार्मोन को रिलीज करना, जो कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है, बहुत ध्यान से देखना, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है उसके स्राव को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब ये जो वृद्धि और विकास करने वाला वृद्धि हार्मोन है, ये हमारे शरीर की वृद्धि, बात समझ में आई? ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, और इसके स्त्रवण को नियंत्रित करने के लिए भी हाइपोथैलेमस से मुक्त हार्मोन निकलता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। हम बात करेंगे यदि थायराइड ग्रंथि की, हम बात करेंगे यदि थायराइड ग्रंथि, जिसे हम लोग बेसिकली आउटो ग्रंथि कहते हैं, इससे निकलता है थायरॉक्सिन, जिसका बनना जो है वो किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण। तो यदि आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं बनेगा, और यदि थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं बनेगा तो आप जानते हो कि हमारे शरीर के अंदर यदि हम मुख्य तरीके से पोषक तत्वों की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें वसा है, उसमें अमीनो अम्ल है, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो उपापचय होगा उस पर नियंत्रण नहीं होने वाला, इस पर नियंत्रण नहीं होने वाला। तो ये सब कौन करता है? भाई थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। बात समझ में आ रही है? ये कौन करता है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के जो उपापचय होते हैं उन पर क्या करना? नियंत्रण करना। उन पर क्या करना? तो नियंत्रण करना। बात समझ में आ गई? यदि नियंत्रण नहीं रहेगा, मान लेते हैं कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट जमा हो गया और प्रोटीन का उपापचय हुआ ही नहीं, तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए और आगे बढ़ेंगे। शानदार ये कहानी है ना? अच्छा, इसके बाद है भैया पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसे हम परावटु ग्रंथि कहते हैं। इसके अंदर से दो अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला जो है वो है कैल्सिटोनिन, दूसरा जो है पैराथार्मोन। बात समझ में? चलो, कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? कैल्शियम का स्तर बढ़ाना तथा फॉस्फेट का स्तर कम करना। हमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइट, अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए। तो कैल्शियम का स्तर बढ़ाना और फॉस्फेट का स्तर कम करना, ये इन दोनों प्रकार के जो हार्मोन होते हैं इनका काम होता है। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम एड्रेनलिन की बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि कहां पर होती है भैया? वृक्क यानी कि जो किडनी होते हैं उसके ऊपर होती है। अब मैंने कहा ये है किडनी, वृक्क, आपने कहा हाँ सर। इसके ऊपर यहां पर इस तरीके से एक जो ग्रंथि होती है उसको अपन बोलते हैं एड्रिनल। क्या बोलते हैं?
एड्रेनल। बात समझ में आ रही है? और इसमें से कौन सा हार्मोन निकलेगा तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। अब ये शरीर को किस चीज के लिए तैयार करता है? आपातकाल के लिए। जब कभी भी अचानक से, बात समझ में आई, जब कभी अचानक से हम घबरा जाते हैं या हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल हम कहीं पर बैठे हुए हैं और अचानक से शेर आ जाए सामने, हम घबरा जाएंगे। बात समझ में आ रही है? पतलून ढीली हो जाएगी बिल्कुल। तो ये ऐसी जो सिचुएशन होती है जब अचानक से कुछ हो जाता है, जब हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जब हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है, जब हमारी जो श्वसन है वो बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए होता है एड्रेनलिन। तो इसका काम है शरीर को आपातकाल के लिए तैयार रखना। इसको नोट कर लो बढ़िया से, कई बार अपन ने पढ़ा है। इसका काम है शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करना और हृदय की जो धड़कन की गति है उसको और श्वास दर जो है यानी अल्टीमेटली श्वसन जो है उसको बढ़ाना। बात समझ में आ गई? चलो इसके बाद हम बात करेंगे पैंक्रिया यानी कि अग्नाशय की। अग्नाशय जो है इससे स्त्रवण होता है किसका? इंसुलिन का। इंसुलिन जो है वो रुधिर में शर्करा की मात्रा को कम करती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो जाता है और इंसुलिन की मात्रा उनके शरीर में कम हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो रक्त होता है उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और उनको बोला जाता है कि मीठी चीजें मत खाया करो। आलू चावल जैसी जो चीजें होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा शर्करा कार्बोहाइड्रेट होता है उसे आपको खाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, इंसुलिन वो चीज है जो ब्लड में जितनी भी शुगर होगी, बेसिकली डायबिटीज बोले तो क्या, शुगर की बीमारी, राइट? तो ब्लड में जितनी भी शुगर होगी उसको कंट्रोल कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। इसीलिए जिनकी बॉडी में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है उन लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो देखो भैया, ब्लड के अंदर शक्कर, शुगर, कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है, राइट, उसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, बढ़ गई तो इंसुलिन खेल खेलेगी, कम हो गई तो ग्लूकोजॉन होगा। बात समझ में आ रही है? ग्लूकोगॉन होगा, ग्लूकोजॉन होगा। बात समझ में आ रही है? तो इंसुलिन क्या करता है? कम करता है। और ग्लूकोजॉन क्या करता है? ध्यान से देखिएगा, बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि ब्लड में शक्कर की जो भी क्वांटिटी है, या हम ये कह लें ब्लड के अंदर शुगर की जो भी क्वांटिटी है, उसको कंट्रोल कौन करता है? तो अग्नाशय से निकलने वाले जो भी हार्मोन होते हैं वो उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। शानदार सी कहानी, नोट किया जाए, खत्म। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर बढ़िया से सेट हो गए होंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। ये जो कहानी है ये बड़ी ही शानदार है। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वृषण, यानी कि जिससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। और ये किस में निकलता है? ध्यान से देखिएगा, हम बात करने वाले हैं वृषण। और ये सिर्फ किस में होगा? तो भैया नर में होगा। निकलने वाले हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या करता है? ये नर सेक्स अंगों तथा गुणों का विकास करता है, जैसे मूंछ का आना, दाढ़ी का आना, शुक्राणु का निर्माण होना। आप ये समझ लीजिए कि यदि शुक्राणुओं का निर्माण होने लगा है किसी भी नर में, जो कि सामान्यतः 13 से लेकर 14 साल की उम्र के आसपास से शुरू हो जाता है मृत्यु तक, राइट, और मूंछ और दाढ़ी यदि आना शुरू हो गई है, मतलब ये कि वृषण ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका स्त्रवण जो है वो शुरू कर दिया है। वहीं के वहीं यदि हम बात करें मादा के लिए, तो मादा में अंडाशय जो है वो एक प्रकार की ग्रंथि है। वृषण जो है वही शुक्राणु का निर्माण भी करेगा, ग्रंथि है। अंडाशय जो है मादा में वो एक प्रकार की ग्रंथि है जिसका काम होता है एस्ट्रोजन। इसका काम क्या होता है? एस्ट्रोजन। और इसका काम होता है मादा गुणों का निर्धारण, मादा सेक्स अंग विकास, अंडाणु का निर्माण और साथ साथ में जो मासिक धर्म होता है जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट, उसका नियंत्रण। साथ में हम बात करने वाले हैं थाइमस ग्रंथि की। किसकी हम बात करेंगे? थाइमस, थाइमस, थाइमस ग्रंथि की। बात समझ में आ रही है? और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ध्यान से देखिएगा, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है और इसका काम होता है इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना? बढ़ाना। इसका जो काम है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये होता है रोग निरोधक क्षमता और इम्यूनिटी को क्या करना? बढ़ाना। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि सर यदि किसी के शरीर में थाइमोसिन हार्मोन ज्यादा नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो जल्दी जल्दी बीमार हो सकता है, थोड़े से में उसको परेशानी हो सकती है और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी है वो कैसी हो सकती है? कम हो सकती है। चलो भैया, तो अपन ने कितने देख लिए?
1 2 3, रुको 1 2 3 4, और इसके पहले अपन ने देखे थे 1 2 3, इसके पहले भी कुछ देखा था, हाँ 1 2 3। चलो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सारी ही हमने देख ली। ठीक है, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पिनियल ग्रंथि के बारे में। ठीक है, और इसमें से जो हार्मोन निकलेगा उसको मेलाटोनिन कहेंगे, और भैया ये क्या करता है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए उद्दीपन यानी कि स्टिमुली क्रिएट करता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, तो ध्यान से देखो, मांसपेशियों में किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट हो रहा है, कोई भी प्रकार का मूवमेंट जो मांसपेशियों में हो रहा है, राइट, उसको कंट्रोल करने का काम है मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का। खत्म बात समझ में। चलो एक बार और रिवाइज करते हैं, क्योंकि यहां से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना। आ जाओ, आ जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एड्रेनलिन के बारे में, जिसका ना काम होता है क्या, ध्यान से देखिएगा, तनाव हार्मोन, या फिर आप ये कह लें आपातकाल हार्मोन। चलो आपातकाल, मैं ये भी लिख देता हूं, आपातकाल। ठीक है, कार्य क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसको लड़ो या भागो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो शरीर के तनाव में हृदय के ताल को बढ़ाता है, श्वास और स्नायु के कार्य के लिए उत्तेजित करता है। तो कोई भी यदि आपातकाल अवस्था आ जाए, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, सामने से शेर आ जाए, या फिर सामने से कोई ऐसा आ जाए जिसको देखकर आपका दिल बहुत तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप बंक मार रहे हो और आपके प्रिंसिपल सर, बात समझ में आई, तो भैया आपके दिल की जो धड़कन है वो कैसी होने लगेगी, बहुत ज्यादा तेजी से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल कौन करेगा, एड्रेनलिन, तनाव हार्मोन। वहीं के वहीं टेस्टोस्टेरोन की हम बात कर चुके हैं, जिसे हम सेक्स हार्मोन कहते हैं, राइट, जो कि नर में होता है, पुरुष में होता है, वृषण में बनता है, और ये पुरुष में स्नायु दाढ़ी उगाने के लिए जिम्मेदार होता है। नर के लक्षण जैसे कि गहरी आवाज के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। हम बात करेंगे मेलाटोनिन के बारे में, हम बात करेंगे किसके बारे में, मेलाटोनिन के बारे में, जिसको हम कहते हैं नींद हार्मोन। अभी तो बहुत सारे जो हार्मोन है उसके बारे में हमने बात ही नहीं की। अभी तो हमने डोपामाइन के बारे में बात नहीं की, जिसे हम लोग बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामाइन। डोपामाइन आपने सुना होगा, राइट, तो ये कैसा है, हैप्पीनेस हार्मोन है। चलिए, तो मेलाटोनिन जो है इसको हम नींद हार्मोन बोलेंगे, और ये मस्तिष्क की पिनियल ग्रंथि से उत्पन्न होता है, और ये हमारे शरीर को नींद के लिए तैयार करता है। और एक और चीज के लिए करता है, ध्यान से देखो, मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी रेडी करता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं घ्रिलिन के बारे में, और ये भूख हार्मोन है। तो यदि आपको भूख कम लगती है, जैसा कि होता है बच्चों के साथ होता है, पेरेंट्स को बहुत शिकायत होती है कि सर इसको तो भूख ही नहीं लगती, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भयंकर भूख लगती है, या ठूस ठूस के मजे के साथ, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको भूख ही नहीं लगती। भूख नहीं लगती मतलब कि घ्रिलिन हार्मोन जो है उसकी कमी है, और ये स्टमक से उत्पन्न होता है, जो मस्तिष्क को कम ऊर्जा के संकेत देता है और खाने की इच्छा को सजग करता है, और बताता है कि भैया ये पोर्शन खाली हो चुका है। कुछ जो मंचूरियन, चाउमीन, पनीर कुलचे, दाल चावल, रोटी सब्जी, फल वगैरह जितनी भी चीजें हैं उसको अंदर डालिए, खाली हो चुका है। ये कौन बताएगा, ये घ्रिलिन हार्मोन बताएगा, जिसे हम लोग भूख हार्मोन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट लेकर सारे कॉन्सेप्ट्स को, राइट, सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग के अंदर अपने को सेट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इधर से ही आएगा। बोलो यस सर, ठीक। चलिए, हम और आगे बढ़ने वाले हैं, ये कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम बात करने वाले हैं लेप्टिन हार्मोन की, जैसे हम लोग तृप्ति हार्मोन भी कहते हैं। वाव, तो कुल मिलाकर ऐसा है कि ये जो हार्मोन है ये हमारे शारीरिक और मानसिक बहुत सारी जो चीजें होती हैं उसको सीधे सीधे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आई। तो बिना हार्मोन के, बात समझ में आ रही है, बिना हार्मोन के हम लोग रोबोट्स बन जाएंगे, और हमारी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो काफी कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी, कम हो जाएगी। हम बात करेंगे लेप्टिन की। लेप्टिन जो है तृप्ति हार्मोन होता है, और ये फैटी सेल से उत्सर्जित होता है। जब शरीर में आवश्यक तत्व पूर्ण मात्रा में हो जाते हैं तब यह संकेत देता है। खुराक का इस्तेमाल करना या स्टोर करना भी इसके द्वारा नियंत्रित होता है। अब सुनो, कब बनता होगा ये, जम के भूख लगी हुई है, खूब पढ़ाई अपन ने कर ली है, पढ़ने के बाद भूख लगती है भैया, भयंकर वाली, भयंकर भूख लगी हुई है। अब हमने खाना शुरू किया अपनी अपनी फेवरेट चीज, दिमाग को छोड़कर। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब हमने जो भी चीज खाना स्टार्ट की, जैसे जैसे पेट भरता जाएगा ना, देखो खाना वही है, स्वाद वही है, फेवरेट भी है,
और आपका खाने को लेकर इंटरेस्ट जो है वो कैसा होने लगेगा, कम होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दिमाग तक एक सिग्नल जाता है, जैसे जैसे पेट भरने लगता है वैसे वैसे दिमाग तक एक सिग्नल जाने लगता है कि सुनो अब रुक जाओ, अब थोड़ा मन कम करो अपना, क्योंकि अब जगह नहीं है इधर आमाशय में। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ, तृप्ति हार्मोन हमें यह बताएगा कि भैया सुनो बहुत ठूस लिए, अब तनिक रुक जाओ, तनिक अब पचने भी दो, फिर कुछ देर बाद खा लेना, अभी मत खाओ, जगह ही नहीं है, इधर अटक जाएगा खाना। बात समझ में आ रही है? तो उसका नाम क्या है, लेप्टिन। क्या है? लेप्टिन। हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन की, जिसे हम विकास या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, और ये थायराइड ग्लैंड से, ग्रंथि से उत्पन्न होता है, जो हमारे मस्तिष्क, हड्डी और स्नायुओं के विकास के लिए जिम्मेदार है। हृदय और आंतों की गति नियंत्रण में भी क्या करता है, मदद करता है। राइट, चलिए तो कुल मिलाकर ये जो पूरी हमारी हड्डियां एंड ऑल दैट है, इन सबके विकास के पीछे कहानी कौन लिखता है, थायराइड हार्मोन। हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोजन यानी कि सेक्स हार्मोन के बारे में, जो कि बेसिकली किसमें होता है, महिला या मादा में पाया जाता है। जैसे कि स्तन का विकास होना, मासिक चक्र में अंडाशय से अंडा निकलना, या पुरुष में शुक्राणु के विकास और सेक्स इच्छा को बढ़ाना। बात समझ में आई? और इंसुलिन के बारे में हम क्या ही बात करें, हम जानते हैं कि ये चयापचय के जो प्रक्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करता है। मतलब ये कि रक्त शर्करा को रक्त में से सेल तक पहुंचाने में मदद करता है, जहां शर्करा सेल में ईंधन की तरह काम करती है। बात समझ में आ रही है? तो श्वसन की प्रक्रिया के समय पर जब हम ग्लूकोज को हमने देखा था कि बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज पहुंचा था वो बेसिकली किसकी हेल्प से पहुंचाया गया था, इंसुलिन जैसे हार्मोन की हेल्प से पहुंचाया गया था। बात समझ में आ गई? बड़ी शानदार ये कहानी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पूरे चैप्टर का एक जल्दी से शॉर्ट रिवीजन लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे की कहानी के तरफ। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नियंत्रण 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 नियंत्रण। आ जाओ, तगड़ा वाला रिवीजन। बात समझ में आई? नियंत्रण एवं समन्वय, मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो नियंत्रण और समन्वय, खत्म बात, साथ साथ में बनाएंगे भैया सभी। ठीक, नियंत्रण और समन्वय किसके लिए अपने को देखना है, तो हमें मनुष्य के लिए भी देखना है और पादपों के लिए भी देखना है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो 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 चलो, ठीक। नियंत्रण और समन्वय का जो पहला वाला भाग है, रुको ना, बहुत मजा आने वाला है, शानदार ये कहानी होने वाली है। नियंत्रण और हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो भैया समन्वय के बारे में हम बात करेंगे। चलो बात समझ में आ गई? तो एक तरफ इसका जो भाग है, बड़े ध्यान से देखना, एक तरफ तो इसका भाग है रासायनिक तंत्र, या इसको हम कह सकते हैं जैव रासायनिक भाग, क्योंकि इसमें जैव भी है। जैव रासायनिक भाग। बात समझ में? हम बात करेंगे किसके, जैव रासायनिक भाग की। और बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो जैव रासायनिक भाग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। तो बेटा इसी को अपन बोलते हैं हार्मोन। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखना, हार्मोन बोलते हैं। ठीक है ना? अब ये जो हार्मोन है ये हमें मनुष्य में भी देखने, जंतुओं में भी देखने और पादप में भी देखने। तो हमें जो है ये जंतुओं में देखने, हम पूरे देख चुके हैं। बोलो यस सर। मैं लिखते जाऊंगा, आप चेक करते जाना कि हमने कौन सी चीज को पढ़ लिया है। दूसरा भैया हम इसे पादपों में भी तो देखते हैं। अरे अभी तो हमने देखा था साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एस्बेक्सिक अम्ल, ये सब देखा था, नहीं देखा था? बोलो यस सर। तो पहला है जैव रासायनिक भाग, जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के हार्मोन के बारे में। दूसरा जो है, राइट, दूसरा जो है वो है कौन सा, तंत्रिका तंत्र, यानी कि मानसिक भाग आप इसे कह सकते हो। एक तो जैव रासायनिक भाग हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जो दूसरा भाग है वो है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। अब जब आप तंत्रिका तंत्र की बात करोगे, तो इसमें दो चीजें आती हैं। बहुत शानदार ये कहानी है, राइट। तंत्रिका तंत्र में आता है एक तरफ, साथ साथ में बनाते जाओ, शानदार ये कहानी। तंत्रिका तंत्र में एक तरफ आता है CNS और एक तरफ आता है PNS।
बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो भैया तंत्रिका तंत्र में जब हम बात करते हैं पीएनएस की, ठीक है, और यहां पर हम बात करते हैं सीएनएस की। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी, बोलेंगे यस सर। जब हम बात करते हैं इसके पीएनएस की तो इसको हम बोलते हैं परिधीय। हम इसे क्या बोलेंगे? तो भैया ये हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। बात समझ में? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इसमें क्या होती है तो आप सब जानते हो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें पाई जाती हैं तंत्रिकाएं। इसमें क्या पाई जाती हैं? तंत्रिकाएं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इसमें क्या पाई जाती है? तंत्रिकाएं, है ना। चलो साथ साथ में नोट किया जाए तो इसमें पाई जाती हैं तंत्रिकाएं, जिसके अंदर सब कुछ आ गया, जिसके अंदर तंत्रिका कोशिका आ गई, जिसके अंदर तंत्रिका ऊतक आ गया, सब कुछ आ गया। लिख देता हूं भाई, नॉट टू वरी। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या आती है? ध्यान से देखिएगा, तंत्रिका कोशिका। तो कौन सी चीज? तंत्रिका कोशिका। और क्या आता है? तो ध्यान से देखेंगे, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, यहां तक जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका ऊतक वहां पर आ गया। उसी तंत्रिका कोशिका के अंदर अपन ये सब पढ़ते हैं, द्रुमिका कोशिका का है, एक्सॉन से लेकर सिनेप्स से लेकर सब कुछ हम तंत्रिका कोशिका के अंदर पढ़ते हैं। बोलो यस सर। हम बात करेंगे किसकी? सीएनएस की। अच्छा एक और चीज, पीएनएस जो होगा, राइट, उसमें आप ध्यान से देखिएगा, पीएनएस की जब हम बात करेंगे तो एक और चीज ध्यान से आप देखिएगा, इसमें जो है 12 जोड़ी कपाल कोशिकाएं होती हैं बेटा। कपाल कोशिकाएं कितनी? 12 जोड़ी। कपाल तंत्रिका कह सकते हो, तंत्रिका। ठीक है, और ये 12 जोड़ी जो है इसको अपन गोले में रख देते हैं ताकि आपको वो चीज बढ़िया तरीके से याद रहे। ठीक है जी, बोलो यस सर। साथ साथ में नोट किया जाए, क्विक रिवीजन है भैया, चैप्टर वाइज रिवीजन अपन खत्म कर चुके हैं। अब जो जो आपने पढ़ा है वो मेरे साथ आप क्या कर लें, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो जो आपने पढ़ा है मेरे साथ आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, रिवाइज कर लें। राइट, बोलो यस सर। और यदि हम बात करें तो 31 जोड़ी जो है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो है वो बेसिकली कहां से निकलती है? रज्जु से, यानी कि मेरु कोशिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। बात समझ में आई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो 31 जोड़ी, ध्यान से देखिएगा, 12 जोड़ी ये हो गई और हम बात करेंगे यहां पर 31 जोड़ी, राइट, मेरु तंत्रिका। मेरु तंत्रिका यहां तक ठीक है, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो पीएनएस का काम होता है मस्तिष्क या मेरु रज्जु जो है वहां तक संवेगों का आदान प्रदान करना। आवेग जो है इसका क्या करना, वहां तक आदान प्रदान करना। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। जब हम बात करेंगे किसकी? सीएनएस की, तो इसमें दो चीजें आएंगी। मुख्य भाग जैसे हम कहते हैं मस्तिष्क, जैसे हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क। बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे हम कहते हैं मस्तिष्क। बात समझ में आ गई? शानदार ये कहानी। और भैया इसका दूसरा जो भाग है वो है मेरु रज्जु। दूसरा जो भाग है वो क्या है? मेरु रज्जु। बात समझ में आ रही है? और ये मेरु रज्जु जो है ये स्पाइनल, जो हमारी बोन होती है, स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, बात समझ में आ रही है, उसके अंदर पाया जाता है। अब आप मुझे जल्दी से एक बार लिखकर बताओ कि जो मस्तिष्क है उसके अंदर कौन से भाग होते हैं और किसका क्या काम होता है। काम छोड़ो, सिर्फ भाग लिखकर बताओ, इसको कंप्लीट करो, बढ़ते हैं आगे। हरिया, ठीक। तो अब आपने मस्तिष्क वाला लिख लिया होगा वीडियो को रोक कर, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हम बात करेंगे कि इसके मेरु रज्जु की, जिसका काम होता है क्या करना, जिसका दो काम होता है। पहला, प्रतिवर्ती क्रिया। बहुत ध्यान से नोट करेंगे तो भैया इसका पहला जो काम है वो है प्रतिवर्ती क्रिया। बोलो यस सर। इसका जो पहला काम है वो क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। और दूसरा शरीर में जहां पर भी जो हो रहा है, राइट, उसको, अब एक बात बताओ, ये जो हाथ है या जो ये पैर है, ये बेसिकली डायरेक्टली खोपड़ी के साथ, ब्रेन के साथ तो कनेक्टेड है नहीं, तो वो जानकारी कौन पहुंचाएगा भाई? रीढ़ की हड्डी जो है दिमाग से कनेक्टेड है, मेडुला की हेल्प से। बात समझ में आई? तो रीढ़ की हड्डी के अंदर की जो मेरु रज्जु है वो जानकारी पहुंचाएगी कहां तक? हमारे दिमाग तक। यानी कि बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दिमाग तक जानकारी कौन पहुंचाएगी? तो हमारी मेरु रज्जु पहुंचाएगी। शानदार ये कहानी। रुको, बहुत शानदार ये
कहानी 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 है। ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं, मजा नहीं आ रहा, इसको रहने देते हैं। चलो आ जाओ। ठीक, तो जानकारी का, ठीक है, शरीर, बेसिकली बीच में कौन आ गई, मेरुरज्जु आ गई, शरीर और मस्तिष्क, बहुत ध्यान से साथ साथ में नोट करेंगे, मस्तिष्क, अरे बाबा रुको, मिटा ही देते हैं यार, मस्तिष्क के साथ आदान प्रदान नहीं, यहां पर जगह कम मिल रही है, इसको अपन रहने देते हैं। चलो, जानकारी का आदान प्रदान लिख देते हैं दिमाग और शरीर के साथ, खत्म बात, आदान और प्रदान। ठीक है जी। और ये जो आपकी मेरुरज्जु है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिवर्ती क्रिया जैसी जो चीजें होती हैं उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो आई होप कि यहां तक की कहानी आपको बिल्कुल क्लियर होगी, बोलो यस सर। अब हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, तो भैया हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क के बारे में, क्योंकि यहां पर आपको आते हैं बहुत सारे डाउट्स। क्या आते हैं, डाउट्स। देन नॉट टू वरी, आपके जो सारे डाउट्स हैं उसको अभी निपटाते हैं। बात समझ में आई, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो, अभी आपने फिल किया है कि मस्तिष्क जो है उसमें कितने पार्ट पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे सर 3। आप क्या बोलेंगे, सर 3 भाग पाए जाएंगे। कौन से, बहुत ध्यान से देखना। ठीक, ये पहला भाग, बोलो यस सर, ये दूसरा भाग, बोलो यस सर, और ये हो गया तीसरा भाग। ठीक, अब पहला जो भाग होगा उसमें क्या क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। इसको हम क्या कहते हैं, तो भैया इसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है जी, फोर ब्रेन। चलो, अग्र मस्तिष्क जिसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, एक प्रमस्तिष्क। तो एक काम करते हैं, रुको, जगह बनाते हैं यहां पर अपन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क जिसके अंदर पाया जाता है प्रमस्तिष्क, ठीक, पहला, और दूसरा पाया जाता है अग्र मस्तिष्क पश्च। ठीक है जी, तो पूरा लिख रहा हूं, अग्र, ठीक है, मस्तिष्क पश्च। ठीक है, ये 2 चीजें पाई जाएंगी किसके अंदर, अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के अंदर। इसका काम होता है ग्राही अंगों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सोचना, समझना, विचार करना, जो भी चीजें हैं वो यहां पर होती हैं, तर्क देना, ये वो सब यहां पर। अग्र मस्तिष्क पश्च में आपका हाइपोथैलेमस और थैलेमस पाया जाता है, राइट, जिसको हम चेतक और अधोचेतक कहते हैं। यहां पर आपकी पीयूष ग्रंथि भी पाई जाती है। इन सब के काम हम पढ़ चुके हैं। साथ में हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। ध्यान से देखिएगा, तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मध्य मस्तिष्क। राइट, बोलो यस सर। तो मध्य मस्तिष्क जो है इसका काम क्या है, आंखों की पुतलियों से लेकर ये जो हमारे गर्दन की मूवमेंट है इसको क्या करना, कंट्रोल करना बाबूजी। राइट, बोलो यस सर। और तीसरा जो है वो है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पश्चिम मस्तिष्क जिसको हम लोग हिंड ब्रेन बोलते हैं। बात समझ में आई, तो तीसरा जो है वो क्या है हमारा, पश्चिम मस्तिष्क जिसको हम लोग हिंड ब्रेन बोलते हैं। बात समझ में आई, बोलो यस सर। इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा तो वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन सी, अब भी हम लोगों ने देखा था, जल्दी बताओ इसके अंदर कौन सी 3 चीजें पाई जाएंगी, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। तो एक तो पाया जाएगा पॉन्स, ठीक है, दूसरी पाई जाएगी मेड्यूला, खतरनाक नाम है यार। तो एक हो गया पॉन्स जिसका काम होता है श्वसन क्रियाओं पर नियंत्रण रखना, दूसरा जो है वो है मेड्यूला, इसका काम होता है जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे लार का आना, दिल का धड़कना, जैसे ब्लड प्रेशर की यदि हम बात करें तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है, मेड्यूला ऑब्लिगेटा। बात समझ में आ रही है। साथ में यदि हम बात करेंगे तो तीसरा वाला है अनुमस्तिष्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स
अग्र, मध्य और पश्च के साथ प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में कंफ्यूज होते नहीं होना है, बता रहा हूं क्यों। याद रखने का बहुत बढ़िया सा तरीका, ठीक है जी। चलो, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, बात समझ में आई। तो भैया इस तरीके से अपन ने मस्तिष्क के भाग को देख लिया। हम देख लेते हैं काम क्या है। अनुमस्तिष्क जो है वो शारीरिक संतुलन जो रहता है ना, इसको बनाए रखता है। मतलब मैं देखो, मेरे पूरा शरीर एक जगह पर स्टेबल खड़ा हो गया आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि शारीरिक संतुलन जो है वो कौन बना के रखेगा? अनुमस्तिष्क। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेरेबेलम। और प्रमस्तिष्क को हम क्या बोलेंगे? सेरेब्रम। सेरेब्रम ऊपर वाला बड़ा वाला भाग, सेरेबेलम बोले तो छोटा दिमाग, छोटा रहता ही। बात समझ में आ रही है? और ये पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन है कि मस्तिष्क को मेरुरज्जु के साथ कनेक्ट कौन करता है? तो आपका आंसर होगा सर मेड्यूला। आपका आंसर क्या होगा? सर मेड्यूला। बात समझ में आई? बोलो यस सर। बड़ी ही शानदार ये कहानी है, ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से अपन ने इस पूरे पार्ट को बढ़िया तरीके से निपटा दिया। रुको, क्लियर बोलेंगे यस सर। और रुको जरा, जल्दी से इस पूरे को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक, बोलो यस सर। तो ये था भैया आपका नियंत्रण और समन्वय वाला पूरा पार्ट, जिसमें हमने जंतुओं के लिए भी देखा और पादपों के लिए सारी चीजें देखी। तंत्रिका तंत्र देखा, सीएनएस देखा, पीएनएस देखा, कहां से कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, कितनी मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं, कहां पर कौन सी चीजें, अपन ने ये सब देख लिया। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, आप उसको भैया कमेंट बॉक्स में पूछ लो, बिल्कुल मत घबराओ। एक तगड़ा वाला गर्मा गर्म मसालेदार इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, ठीक है। चलिए, और कोई पोर्शन यदि बचा होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ये सारी जो चीजें हैं अपन इस चैप्टर की, जिसे हम कह रहे हैं नियंत्रण और समन्वय, कंप्लीट कर चुके हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। कहानी जो है वो है बड़ी ही शानदार।